घर के सभी लोग सुन पा रहे थे। उनकी बात सुनकर सदर्शित गुस्से में बोला, ईशानी इस घर की असली बेटी है, कोई गोद ली हुई बेटी नहीं है। और फिर प्रिया की तरफ देखकर बोला, आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारी या तुम्हारे किसी दोस्त की वजह से ईशानी को परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दर्शित की बात सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, इसलिए वो झूठी आंसू बहाकर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोली, सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर अब तक फैमिली ने अनाउंस नहीं किया है कि ईशानी इस घर की असली बेटी है और मैं एक गोद ली हुई बेटी हूँ, इसलिए मुझे लगा अगर मैं अनाउंस होने से पहले अगर ईशानी की सच्चाई बता दी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने सच नहीं बताया, बट मेरा कोई और इरादा नहीं था। डैड, मॉम, भाई, मैं सच कह रही हूँ। उसे रोते हुए देखकर आरती जी का दिल पिघल गया। वो उसे प्यार से बोली, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम भी इसी घर की बेटी हो। अपनी मॉम की बात सुनकर प्रिया दिल ही दिल में खुश हो गई। उसे पता था उसे रोते हुए देखकर उसकी मॉम को जरूर बुरा लगेगा। आखिरकार वो इतने सालों से उनके साथ है, ईशानी की वजह से वो कभी अपने हक नहीं छोड़ने वाली थी। फिर वो तिरछी नजरों से अपने दोस्तों को देखने लगी, जो अब नॉर्मल लग रहे थे, शायद वो उसकी बातों से कन्विंस हो गए थे। इस वक्त उसे ईशानी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, ईशानी जैसी बेवकूफ लड़की में ऐसा क्या खास है जो सब उसे पसंद करते हैं। ऊपर से उसकी आइडेंटिटी उससे बहुत सुपीरियर है। वो चाहकर भी डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी या फिर विश्वंभर सहाय जैसी बड़ी शख्सियत का फेवर नहीं हासिल कर सकती थी। तो फिर ईशानी ने इतने ही सालों में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया। गुस्से से उसकी मुठियां कसी हुई थी, जलन और नफरत उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। तभी बाहर से रेहान और अयान अंदर आए तो उन्हें हॉल में ही सब दिख गए। हॉल का माहौल इतना अजीब देखकर वो दोनों भी सबके पास आ गए। उन्होंने प्रिया को आंखों में आंसू देखा और बाकी सब भी वही थे। तो रेहान ने पूछा, क्या हुआ है यहाँ? रेहान की बात सुनकर प्रिया के दोस्त नीता ने वहां जो हुआ था सब कुछ बता दिया। वो रेहान को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो ज्यादातर प्रिया की क्लोज रहती थी ताकि उसे रेहान कभी न कभी अपना बना ले। उसकी बात सुनकर रेहान और अयान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अयान ने शौक होते हुए पूछा, क्या विश्वंभर सहाय मतलब हमारे देश के प्रेसिडेंट और दैनिक सहाय उनके बेटे जो इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर है? उसकी हैरानी देखकर रेहान ने उसे चिकोटी काटी और बोला, और किसके बारे में बात करेंगे वो लोग पागल। किसी ने कुछ नहीं कहा। सुकेत जी के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि ईशानी अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अगर पहले वो सब ईशानी को अपनाने से मना ना करते तो शायद ईशानी पहले जैसी होती। आरती जी के दिमाग में भी यही चल रहा था। सब शौक में भी थे कि इतने बड़े बड़े लोग ईशानी के साथ जुड़े हुए हैं और उसे अपना मानते हैं और ईशानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सबको लग रहा था जैसे ईशानी उनसे बहुत दूर चली गई। आज सबके दिलों में एक दर्द महसूस हो रहा था। वही राजवंश विला में इस वक्त तेजस, दक्ष और नव्या सबके सामने बैठे थे। वरुण तो मोक्ष के ऑफिस से ही अपनी ऑफिस के लिए निकल गया था। गैस करिए दादी, आज मैंने मोक्ष भाई के ऑफिस में किस मिली? अगर आपको पता चला तो आप भी खुश हो जाएंगे, नव्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। अच्छा, किससे मिले जो तुम इतने खुश हो? कल्पना जी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। तो कनक जी मुंह बनाते हुए बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम मेरी पोता बहू से मिलकर आ रहे हो। ऐसे भी वो नालायक उसे मिलवाने तो ले जाएगा नहीं, कम से कम अगर मुझे बता दे कि मेरी पोता बहू कब ऑफिस आ रही है तो मैं वही जाकर उससे मिल लूंगी। उनकी बात सुनकर नव्या, तेजस और दक्ष ने एक दूसरे को देखा। फिर नव्या बोली, हाँ दादी माँ, आपकी बात बिल्कुल सच है। हम आज जब मोक्ष भाई के ऑफिस गए थे तो हमने उन्हें मोक्ष भाई के ऑफिस में देखा। उसकी बात सुनकर कल्पना जी और कनक जी एक्साइटेड हो गए। नरेंद्र जी और अखिलेश जी भी अब इंटरेस्ट के साथ उनकी बात सुनने लगे। तभी तेजस बोला, है मेरी प्यारी दादी माँ, वो बिल्कुल सच कह रही है। हम सब आज भाभी से मिले थे। सच में? तो तुम सबने मुझे क्यों फोन नहीं किया? मुझे भी अपनी होने वाली बहू से मिलना था, कल्पना जी ने मुंह फूलते हुए कहा। तो कनक जी भी उनका साथ देते हुए बोली, हाँ हम दोनों ही वहां आ जाते अपनी पोता बहू से मिलने, तुम सब किसी काम के नहीं हो। उनकी बात सुनकर दक्ष बोला, मोम, दादी माँ, हमें खुद नहीं पता था कि वहां हमें भाभी जी मिल जाएंगी, और ऊपर से मोक्ष भाई हम सबको गुस्से से घूर रहे थे, तो हम सब आपको क्या ही बताते। वो तो हम भाई के आसपास भी नहीं जाने दे रहे थे, पर भाभी बहुत स्वीट और प्रीति है, उन्होंने हम सबसे अच्छे से बात किया। तभी दादाजी बोले, तुम सबने उससे बात किया क्या? वो जी कॉर्पोरेशन की सीईओ ही थी? तभी नव्या अपना फोन निकलकर बोली, आप सबको अगर विश्वास न हो तो मैंने उनकी फोटो लिया है, आप सब खुद ही देख लीजिए। इतना कहकर उसने अपने फोन में ली हुई ईशानी की फोटो सबको दिखाने लगी। ईशानी की फोटो देखकर कल्पना जी और कनक जी की आंखों में चमक आ गई। अखिलेश जी और नरेंद्र जी को भी ईशानी पसंद आ रही थी। ऐसे भी उनका पोता आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। अगर वो इस लड़की के इतने करीब है, इसका मतलब वो सच में ईशानी से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। दोनों के मन में ही खुशी की लड्डू फूट रहे थे, पर वो किसी के सामने ज्यादा जाहिर नहीं कर रहे थे। वाह, मेरी होने वाली बहू कितनी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को, कल्पना जी ने ईशानी की फोटो देखते हुए बोला। हाँ, आखिर पसंद किसकी है? मेरे पोते की पसंद है तो इसे खास तो होना ही चाहिए थे, कनक जी ने बलाई लेते हुए बोली। ऐसे ये बहुत छोटी नहीं लग रही है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, अखिलेश जी ने गुरूर के साथ कहा, जैसे कहना चाहते हो मेरी बहू सबसे काबिल है। उनकी बात सुनकर नव्या बोली, हाँ डैड, ईशानी भाभी अभी सिर्फ 21 वर्ष की है, दक्ष भाई की एज की। उसकी बात सुनकर कनक जी बोली, मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, पता नहीं ये मेरी पोते को पसंद करेगी या नहीं। अब उन्हें अपने पोते के लिए चिंता होने लगा था। तभी दक्ष बोला, दादी माँ, ये डाउट तो मुझे भी है, भाई 29 वर्ष के हैं और भाभी सिर्फ 21 साल की, अगर उन्होंने भाई को पसंद नहीं किया तो क्या होगा? तभी नव्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है ईशानी भाभी भी भाई को बहुत पसंद करती है। मैंने उनकी आंखों में भाई के लिए प्यार देखा है, वो दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके से देख रहे थे। उसकी बात सुनकर दादी माँ थोड़ी शांत हो गई। उन्हें हमेशा मोक्ष की शादी की चिंता ही लगी रहती। वो बस जल्द से जल्द मोक्ष के शादी के बाद अपने परपोता देखना चाहते थे। तभी नरेंद्र जी बोले, ये बच्ची बहुत काबिल है, इतनी कम उम्र में इसने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, वो भी सिर्फ 4 सालों में। मेरे पोते ने आखिरकार अपने लिए एक हीरा ढूंढ ही लिया। सभी बहुत खुश थे और ईशानी से मिलने के लिए भी एक्साइटेड थे। सब ईशानी से बात करना चाहते थे। CH27 दीप्ति की इंसल्ट और वेद सहगल। दीप्ति ने कुछ सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को सही किया और अपना मेकअप ठीक करके मोक्ष के केबिन की तरफ जाने लगी। वही मोक्ष अपने केबिन में बैठा अपनी फोन में नव्या की भेजी हुई फोटो देख रहा था, जिसमें वो और ईशानी बहुत करीब थे। उसके होठों पर इस वक्त स्माइल थी जो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। कोई देखकर कह ही नहीं सकता ये वही मोक्ष है जो हर वक्त सीरियस रहता है। तभी डोर पर नॉक की आवाज से वो इरिटेट होकर आखिर बार ईशानी की फोटो को देखता है और फिर से अपना फेस सीरियस बना देता है। कम इन, इतना बोलकर वो फोन को साइड में रख देता है।
तभी दीप्ति बड़े स्टाइल के साथ अंदर आ गई। जब मोक्ष की नजर डोर से अंदर आ रही दीप्ति पर गई तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। वही दीप्ति ने जब मोक्ष के हैंडसम चेहरे को सामने देखा तो वो उसमें खो गई। तभी मोक्ष की आवाज से वो अपने होश में वापस आए। मिस दीप्ति, आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? सवाल पूछते वक्त मोक्ष का आवाज बहुत ज्यादा कोल्ड था। वही दीप्ति मोक्ष के पावरफुल और को महसूस कर पा रही थी। वो मोक्ष के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। मोक्ष का रुड होना उसे बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो मोक्ष को और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती थी उसे पाने के लिए। उसे हमेशा से यही लगता था कि उसे हर चीज बेस्ट मिलना चाहिए और उसकी नजरों में मोक्ष सबसे ज्यादा बेस्ट था, पैसों में भी, पावर में भी, और उसका सोचना था वो मोक्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी दीप्ति आगे आकर चेयर के पास खड़ी हो गई और शर्मा कर बोली, मोक्ष, मुझे डैड ने बोला जब मैं ज्वाइन कर ली तो तुमसे आकर मिलूं, पर सुबह तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये कहते हुए वो शर्माते हुए मोक्ष को देख रही थी, बिल्कुल एक शर्मिली लड़की की तरह। वो अपनी अदाओं में मोक्ष को रिझाना चाहती थी। उसे पता था आज तो मोक्ष उसकी खूबसूरती को जरूर नोटिस करेगा और उससे इंप्रेस भी हो जाएगा, इसलिए तो वो अपनी थाई से ऊपर तक की एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप भी लगा रखा था। तभी उसकी सपने पर पानी फेरते हुए मोक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, मिस दीप्ति, आपके लिए बॉस बोलना अच्छा रहेगा। शायद आप भूल रही है आप यहाँ एम्प्लॉय है और मुझे मेरे नाम से बुलाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा मेरे कंपनी से किसी कचरे को बाहर फेंकने में। मोक्ष के मुंह से आपने लिए कचरा सुनकर दीप्ति का चेहरा पीला पड़ गया। वो यहाँ सच धज के सिर्फ मोक्ष के लिए ही तो आई थी, तो फिर वो उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? अगर कोई और होता तो जरूर उसकी खूबसूरती में पागल हो जाता, पर यहाँ मोक्ष उसे एक नजर देख भी नहीं रहा है और तो और उसे कचरा की तरह ट्रीट करके उसकी इंसल्ट भी कर रहा है। आप जा सकती हैं मिस दीप्ति। मोक्ष की बातों से दीप्ति ने मोक्ष को देखा, फिर ठीक है बोलकर बाहर चली गई। गुस्से में उसकी मुठिया कसी हुई थी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ भी करके मोक्ष को अपना बनाना है, नहीं तो मेरा इस कंपनी में आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मोक्ष सिर्फ मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर दीप्ति अपनी केबिन की तरफ बढ़ गई। शाम का वक्त, मेहरा मैंशन में इस वक्त महाजन फैमिली और सेठी फैमिली आई हुई थी। ईशानी को छोड़कर घर के सभी बड़े वही थे, दादा दादी भी वही थे, क्योंकि आज समीर और सेठी फैमिली की बेटी सुहाना सेठी की सगाई की डेट फिक्स होने वाली थी। उसी दिन राहुल और प्रिया की मंगेतर होने वाली बात भी अनाउंस होने वाली थी। सुहाना और समीर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सुहाना बाकी लड़कियों की तरह घमंडी बिल्कुल नहीं, वो एक अच्छी सुलझी हुई लड़की थी, जिस वजह से समीर भी उसे पसंद करने लगा था। तभी सुहाना के पापा निर्मल सेठी, सुकेत जी और बाकी सबको देखकर बोले, क्यों ना हम अगले हफ्ते ही बच्चों की सगाई करा दें। उनकी बात से सब सहमत लग रहे थे, तो सबने भी उनकी बातों पर हामी भर दिया। तभी सुहाना की मां बनीता जी बोली, हमने सुना है आपकी बेटी ईशानी वापस आ गई है, तो कहाँ है वो? कहीं दिख नहीं रही है। उनकी बात सुनकर सबको सुबह वाला सीन याद आ गया। उनकी चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी। समीर भी चाहता था कि ईशानी आज यहाँ सबके साथ रहे, पर उसे पता था ईशानी यहाँ नहीं आएगी। वही प्रिया को गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि जब वो यहाँ है तो बनीता जी ईशानी के बारे में क्यों पूछ रही है। वो इस घर की बेटी है, ईशानी इस घर की प्रिंसेस कभी नहीं बन पाएगी, ना ही उसकी जगह ले पाएगी जो बचपन से उसकी है। वही महाजन फैमिली में सबका मुंह बन गया। मोहिनी जी और रोमिका को ईशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें ईशानी गवार लगती थी जो सालों से अनाथ आश्रम में थी। उन्हें तो प्रिया ही सबसे अच्छी और मॉडर्न लगती थी, कैसा उन्हें पसंद था। ऐसे भी प्रिया इस घर में मेहरा फैमिली में ही पाली बड़ी थी और उन्हें यह भी पता था इस घर में कोई भी ज्यादा ईशानी को पसंद नहीं करता था और ना ही ध्यान देता था। और उन्हें यह भी पता था कि ईशानी की जी शेयर होने चाहिए, वो सब शेयर प्रिया को मिले, तो जाहिर सी बात है उन्हें लगता था कि प्रिया को ही मेहरा फैमिली अपनी असली बेटी मानते हैं। पर उन्हें नहीं पता वो पहले की बात थी। अब घर में ज्यादा कोई ईशानी को नापसंद नहीं करता था और ऐसे भी ईशानी के पास इतना प्रॉपर्टी है जो उनकी डे से महाजन फैमिली के बिजनेस डे से 1000 कंपनियां चुटकियों में खड़ी कर सकती है, तो उसे भला इस छोटे से शेयर की क्या की जरूरत। तभी आरती जी बोली, वो अपने रूम में है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, आप सब स्नैक्स लीजिए। आरती जी ये सब ईशानी की टॉपिक की बातों को टालने के लिए कह रही थी। उन्हें भी पता था ईशानी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। फिर सब बातें करने लगे। प्रिया तो बार बार राहुल से ही चिपक रही थी। वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि भले ही ईशानी इस घर की असली बेटी हो, पर आज भी सब प्रिया को ही वैल्यू देते हैं। वो खुद को एक एलिगेंट लड़की की तौर पर प्रेजेंट कर रही थी, ताकि घर वालों को लगे कि ईशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है और इसी वजह से राहुल ने ईशानी के बदले उसे चुना है। पर उस बावकूफ को कौन समझाए कि ईशानी को राहुल जैसे कचरों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई और थोड़ी देर में नकुल, जैकी और उनके साथ एक हैंडसम लड़का अंदर आया। मेहरा फैमिली, सेठी फैमिली और महाजन फैमिली असमंजस से उन तीनों के देख रही थी। मेहरा फैमिली भी सिर्फ नकुल को ही पहचानते थे, पर उसके साथ आए दोनों लड़कों को वो नहीं जानते थे। वही नकुल को अब रिग्रेट हो रहा था, क्यों उसने जैकी और वेद सिर की जिद की वजह से जैकी को यहाँ लाया, क्योंकि जैकी अपनी मुंह सिकोड़ते हुए सबको घूर रहा था, डे से अभी सबको यहाँ से डराकर भगा देगा। नकुल ने जैकी को आपने पीछे कर दिया और बोला, माफ करना, हमें नहीं पता था आज आपके घर मेहमान है, हमें बस मैम से कुछ काम था, इसलिए हम बिना परमिशन लिए आ गया। नकुल की बात सुन जैकी, जिसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, उसने नकुल से बोला, तुम इन सबसे क्यों माफी मांग रहे हो? ये कौन होते हैं हमें ईशानी मैम से रोकने वाले? देखने में तो किसी ड्रामा में पार्ट लेने वाले जोकर लग रहे हैं सब के सब। जैकी की ऐसी घमंड भरी बात सुनकर नकुल को खंबे से अपना सिर पीटने का मन कर रहा था। वही घरवाले तो शौक में जैकी को देख रहे थे जो उनके ही घर में खड़ा होकर उन्हें इंसल्ट किए जा रहा था। पर जैकी के लिए तो ये बात नॉर्मल था, क्योंकि वो सबसे ऐसे ही बात करता था। ऊपर से ईशानी की वजह से वो उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था भले ही ईशानी उस पर गुस्सा करती थी पर वो जैकी को अपना भाई जैसा मानती है। तभी निर्मल सेठी की नजर नकुल के पीछे खड़े लड़के पर गई जो चुपचाप हाथ बंधे खड़ा था। उसे देखकर निर्मल सेठी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्हें ऐसे हड़बड़ी में खड़ा होता देख सब उनकी तरफ ही देखने लगे। निर्मल जी अपनी होठों पे मुस्कुराहट लिए उस लड़के के पास जाकर अपना हाथ आगे करके बोले, हेलो मिस्टर सहगल। उनकी बात सुनकर उस लड़के ने, जिसका नाम वेद था, उसने निर्मल जी की तरफ देखा, फिर बिना किसी भाव के उनसे हाथ मिला लिया। वहीं बाकी सबने जब निर्मल जी को उस कम उम्र के लड़के रिस्पेक्ट से हाथ मिलते हुए देखा तो राकेश महाजन ने आगे आकर पूछा, मिस्टर सेठी क्या आप उन्हें जानते हैं? उनकी बात सुनकर निर्मल जी हल्की स्माइल करते हुए बोले, हाँ ये सहगल फैमिली के बेटे वेद सहगल है। उनकी बात सुनकर सब वेद की तरफ आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि सहगल फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है। इनकी फैमिली ज्यादातर आर्मी में है, जिसकी वजह से इनकी इन्फ्लुएंस बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी कहीं ज्यादा है।
CH28 सबकी हैरानी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वेद सहगल यहाँ क्या कर रहा है। तभी राकेश महाजन चापलूसी करते हुए सुकेत जी से बोला, अरे सुकेत जी, आपने तो हम बताया ही नहीं कि मिस्टर वेद सहगल यहाँ आने वाले हैं। इस वक्त राकेश और महाजन फैमिली की आंखें लालच से चमक रही थी। मेहरा फैमिली बिजनेस में उनके बराबर ही था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था अगर मेहरा फैमिली ने वेद सहगल को यहाँ बुलाया है तो वो भी इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अगर एक बार वो सहगल फैमिली की नजर में आ गए तो पक्का आगे उन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। उनकी बात सुनकर सुकेत जी भी कंफ्यूज हो गए। वो तो वेद सहगल को पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी आर्मी फैमिली ज्यादातर बिजनेस इवेंट में आते ही नहीं थे, तो वो उसे कैसे बुला सकते हैं। उन्होंने असमंजस में निर्मल जी की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था इतनी बड़ी फैमिली का बेटा जरूर सेठी फैमिली के बुलाने से आया होगा। वहीं प्रिया और रोमिका की आंखों में चमक आ गई थी। प्रिया तो वेद की हैंडसम चेहरे से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। उसे अब राहुल को चूज करने का अफसोस होने लगा था। अगर वेद सहगल जैसा पावरफुल बैकग्राउंड वाला लड़का उसे मिल गया तो वो जरूर राहुल को छोड़ देगी। वहीं रोमिका भी वेद को देखकर शर्मा रही थी। उसे हमेशा से वेद जैसा हैंडसम और पावरफुल लड़की ही चाहिए था। तभी मोहिनी जी ने रोमिका को इशारा किया तो रोमिका तुरंत उनका इशारा समझ गई, क्योंकि दोनों माँ बेटी एक जैसी थी, चालक और आपने से पावरफुल दूसरों की चापलूसी करने वाली। रोमिका अपनी शर्ट ड्रेस को और नीचे खींचते हुए आगे चली आई। अब उसकी क्लीवेज साफ साफ दिख रहा था। उसने वेद की अटेंशन खुद पर लाने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो मिस्टर वेद, क्या आप यहाँ किसी के बुलाने पर आए हैं। उसकी बातें सुनकर भी वेद ने अनसुना कर दिया। उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ उनसे बात करता था जिन्हें वो अपना मानता था। वेद की ऐसे इग्नोर करने से रोमिका को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। वहीं जैकी और नकुल को हंसी आ रही थी। वहीं प्रिया को भी बड़ा मजा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इसे क्या लगता है ये इतनी आसानी से मिस्टर वेद की अटेंशन पा सकती है। ये तो आज सिर्फ मुझे देखने वाले हैं। अगर ये मेरी खूबसूरती के जाल में फंस जाएंगे उसके बाद में चाहूं तो राहुल को अपनी जिंदगी से यूं निकाल कर फेंक सकती हूँ। उसे इस वक्त बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसे लग रहा था उसके डैड ने ही किसी वजह से मिस्टर सहगल को यहाँ बुलाने में कामयाब रहे हैं। तो प्रिया तो उनकी बेटी है, इस वजह से जरूर एमआर सहगल उस पर ध्यान देंगे। इतना सोचकर वो मुस्कुराते हुए आगे चली गई। तभी किसी की कठोर आवाज हॉल में गूंज गई, यहाँ क्या हो रहा है। जब सबने आवाज के दिशा में मुड़कर देखा तो ये ईशानी थी जो अपनी इमोशनलेस फेस के साथ नीचे आ रही। उसकी आसपास का ऑरा बहुत कोल्ड था। ब्लैक आउटफिट में वो किसी क्वीन की तरह लग रही थी। सबकी आंखें मानो एक पल के लिए ईशानी की खूबसूरती में खोसी गई। राहुल तो अपनी हवस भरी नजरों से ईशानी को देख रहा था। जब प्रिया ने राहुल को ईशानी को ऐसे घूरते हुए पाया तो उसकी तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तुरंत वेद की तरफ ना जाकर राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी हाथ को कस के पकड़ लिया। वही सोहन सेठी जो वही अपनी बहन सुहाना के पास खड़ा था, वो तो ईशानी की खूबसूरती देख किसी खूबसूरत सपने में चला गया था। उसने आज तक ईशानी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा था। सोहन को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी तलाश पूरी हो गई और उसकी सपने की राजकुमारी उसे मिल गई। तभी जैकी जो सबको ऐसे ईशानी की तरफ देखकर कूद रहा था, वो जल्दी जाकर ईशानी की आगे खड़ा हो गया ताकि कोई ईशानी को देख न पाए। ईशानी के सामने जैकी को खड़ा देखकर सब होश में आए। तभी जैकी बोला, ईशानी मैम, आई मिस यू। आप अपने भाई को ऐसे अकेले दिल्ली में छोड़कर कैसे आ सकते हैं। पहले तो मैं लंदन में था, फिर आपने बुलाया तो मुझे लगा अब आप गुस्सा नहीं हो, पर आप तो मुझे अकेले छोड़कर इस केले के छिलके को अपने साथ यहाँ मुंबई ले आए। उसने नकुल की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नकुल गुस्से से उसे घूरने लगा। ये बच्चा हमेशा उसकी इंसल्ट करता रहता था। उसने सोच लिया था यहाँ से जाने के बाद वो इस जैकी को अच्छे से सबक सिखाएगा, पर जैकी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो किसी छोटे बच्चे की तरह ईशानी के सामने अपनी शिकायतों का पिटारा खोलकर खड़ा था। तभी प्रिया अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी, तुम ऐसे कैसे बदतमीज लोगों से रिश्ता रख सकती हो और उन्हें घर बुला सकती हो। ये लड़का बहुत बदतमीज है। उसकी बात सुनकर ईशानी गुस्से से उसे घूरने लगी। वो जैकी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसकी ऐसी नजर से तो एक पल के लिए प्रिया डर गई। वही महाजन फैमिली को तो ईशानी की इंसल्ट करने का मौका चाहिए था। मोहिनी जी ताना मारते हुए बोली, क्या तुम अनाथ आश्रम में रहकर ऐसे ही बदमाश लोगों से दोस्ती करती थी। उनकी बात सुनकर जैकी जो हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करता था, उसे अब बुरा लगने लगा। जब ईशानी ने जैकी की मायूस चेहरे को देखा तो उसकी गुस्से की ज्वाला फुट पड़ा। वहां की टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। जो उसके साथ थे वो उनकी केयर करती थी, खास करके जैकी। मिसेस महाजन, लगता है आप मेरी बातों को भूल गए हैं और अपना हद भी भूल गए हैं। लगता है आपको अपनी सो कॉल्ड फैमिली, बिजनेस और खुद में से किसी से भी प्यार नहीं है, इसलिए आप मेरे सामने मुंह खोलकर खुद को बर्बाद करना चाहते हैं। उसकी इतनी क्लॉड टोन और डेंजरस ऑरा महसूस करके सबको डर लगने लगा। मोहिनी जी को ईशानी की पहले कही गई बातें याद आ गई तो एक पल के लिए डर से कांप गए। वही मेहरा फैमिली जानती थी अगर ईशानी चाहे तो सच में महाजन फैमिली को बर्बाद कर सकती है। वही प्रिया तो भूल ही गई थी कि ईशानी की आइडेंटिटी क्या है और उसके पीछे कितने बड़े फैमिली है। वो बस ईशानी को नीचा दिखाना चाहती थी और घरवाले और बाकी फैमिली के साथ वेद के सामने खुद को एक अच्छी संस्कारी लड़की दिखाना चाहती थी जो ईशानी से बहुत अच्छी है, और ईशानी को बुरी दिखाना चाहती थी ये कहकर कि उसकी कोई मैनर्स नहीं है और वो बुरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है। पर अब उसकी प्लानिंग काम नहीं आ रही थी। तभी सबने देखा वेद चलकर उनके पास आ रहा है। ये देखकर प्रिया और महाजन फैमिली खुश हो गए, पर वेद उन्हें क्रॉस करके ईशानी के पास चला गया और ईशानी को गले लगा लिया। शांत हो जाओ इशू, इतना ज्यादा गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ रहा है तो तुम सबक सिखाने में खुद की एनर्जी वेस्ट मत करना। तुम बस मुझे बोल देना, जो भी तुम्हें परेशान करेगा तुम्हारा भाई उन सबको सबक सिखा देगा। उसकी बात सुनकर ईशानी वेद को देखने लगी जो उसे किसी छोटी बच्ची की तरह पकड़ के खड़ा था। वहीं वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये मिस्टर वेद ईशानी को कैसे जानते हैं, और उसकी बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा शौक में। सब आंखें फाड़े उनकी तरफ ही देख रहे थे। प्रिया और रोमिका तो जल भुनकर राख हो रही थी। क्यों सारे अच्छे चीज ईशानी को क्यों मिल रही है। यहाँ तक कि रायजादा फैमिली और सहाय फैमिली भी ईशानी से इतना प्यार करते हैं और उसे अपनी बेटी मानते हैं। ईशानी में इतना क्या खास है जो सब उसे ही पसंद करते हैं, और वो जो बरसों से मेहरा फैमिली की प्रिंसेस है, ईशानी उससे आगे कैसे जा सकती है। प्रिया बास गुस्से से मुठिया कसते हुए यही सब सोच रही थी। वहीं बाकी घरवाले, सेठी फैमिली, महाजन फैमिली भी वेद और ईशानी को बेयकीनी से देख रहे थे। तभी ईशानी वेद से दूर होते हुए आंखें छोटी करते हुए बोली, भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, वो भी मुझे बिना बताए।
उसकी बात सुनकर वेद, जो दुनिया के सामने हमेशा सीरियस फेस लेकर घूमता था और कोल्ड बिहेव करता था, उसने अपनी बाती सी दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ हो पर मुझसे मिली नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मेरी प्यारी ईशु। उसकी बात सुनकर ईशानी नकुल की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे पता था नकुल ही उन्हें यहाँ लाया है। नकुल जो इनोसेंट फेस बनाकर खड़ा था, ईशानी को ऐसे खुद को घूरता पाकर उसने हकलाते हुए बोला, मैम इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये दोनों ही मुझे ब्लैकमेल करके जिद करके यहाँ लेकर आए हैं। CH29 महाजन फैमिली का डर और लालच, गिल्ट। ईशानी अच्छे से समझ गई थी कि वेद भाई यहाँ क्यों आए हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करके बोली, भाई आपको नहीं लगता आप एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उसकी बात सुनकर वेद सकपका गया और मन ही मन सोचा, इसकी आंखों से कोई चीज छुप ही सकती, पर पापा ने जो कहा है मुझे वो करना ही होगा, वरना वो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। फिर वो ईशानी की तरफ देखकर इनोसेंट फेस बनाकर कहता है, मेरी प्यारी ईशु, क्या तुझे अपनी इस मासूम भाई पर शौक है? मैं तो बस तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैंने सोचा तुमसे इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ तो हम साथ में घूमेंगे और मस्ती करेंगे। वही नकुल हैरान नजरों से वेद को देखते हुए मन में बोला, कितने झूठे हैं ये वेद सर, ये तो जैकी से भी 2 कदम आगे ड्रामे करने में, क्योंकि नकुल अच्छे से जानता था कि वेद क्या करने की कोशिश कर रहा है। वही समीर, दर्शित, रेहान और अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ईशानी का किसी और को भाई कहना, पर वो कर भी क्या सकते थे, उन्होंने ही पहले यह हक ईशानी से छीना था। और अब ईशानी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता चाहती थी, आज वो किसी और को भाई कह रही है। आज उन चारों को एहसास हो रहा था कि जब कोई अपना आपको अपनाने से मना करके आपकी जगह किसी दूसरे को दे दे तो कैसा लगता है। उन सबने भी ईशानी को अपनी बहन नहीं माना था और प्रिया को ही हमेशा उसके सामने पैम्पर किया था। अगर वो थोड़ा सा भी प्यार ईशानी को उस वक्त देते तो शायद आज वेद की जगह वो होते और सिचुएशन कुछ अलग होती। चारों के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर नजर फेर कर ईशानी की तरफ देखने लगे। तभी सुकेत जी आगे आकर बोले, मिस्टर वेद, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उनकी आवाज सुनकर वेद, जो ईशानी को मनाने में बिजी था, उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा। बाकी सब भी वेद के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। वेद की आंखें, जो कुछ पल पहले ही ईशानी से बात करते वक्त तारों की तरह चमक रही थी, अब फिर से कोल्ड हो गई थी और वो बोला, हाँ ईशानी मेरी बहन है, घर में सबकी जान बसती है ईशानी में। मुझे मेरे डैड ने ईशानी को घर लाने के लिए भेजा था, पर उसने अभी घर जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया था क्योंकि मुझे मेरी बहन के साथ वक्त बिताना था। फिर मोहिनी महाजन और प्रिया की तरफ देखकर बोला, और हाँ मेरी बहन के बारे में अगली बार अगर किसी ने कुछ कहा तो उसे सहगल फैमिली का सामना करना पड़ेगा। इशू फैमिली की जान है, अगर डैड या दादाजी यहाँ होते और उनके सामने इशू के लिए कोई ऐसे ही बोलता तो अब तक डैड उन्हें बर्बाद कर चुके होते। क्योंकि बात जब ईशानी की आती है तब सहगल फैमिली ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है, कितना पावरफुल है, दोस्त है या दुश्मन है, सहगल फैमिली उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर महाजन फैमिली डर गई। राकेश को अपनी बेवकूफ बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे क्या जरूरत थी ईशानी की इंसल्ट करने की, वो कुछ पल चुप नहीं रह सकती क्या? सबको समझ आ रहा था कि ये सब वेद मोहिनी जी और प्रिया को देखकर ही कह रहा है। कहाँ राकेश महाजन ये सोच रहा था कि अगर वेद उनकी साइड हो जाए उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, और अब तो उन्हें अपनी बिजनेस के लिए भी डर लग रहा था। बाकी सब भी वेद की बातों से इतना समझ गए थे कि ईशानी सहगल फैमिली के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रिया को तो डर लग रहा था, पर अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी क्योंकि वेद ने प्रिया के लिए भी ये सब कहा था। वही मेहरा फैमिली में सिर्फ दादा दादी थे जो सामान्य दिख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ईशानी सहगल फैमिली को कैसे जानती है, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी पोती के पास इतने रिश्ते हैं। उन्होंने उसे माँ, बाप, भाई सबके प्यार के लिए तरसते देखा था, पर अब ईशानी के पास इतने रिश्ते थे जो उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते थे। उन्हें हमेशा यही टेंशन लगी रहती थी कि अगर कुछ हो गया तो ईशानी की क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी ईशानी की ख्याल रखने वाला और उसकी भविष्य को सुरक्षित करने वाला नहीं था, और उन्हें किसी पर भरोसा भी नहीं था। आरती जी और सुकेत जी आपने उस बेटी को देख रहे थे जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आरती जी को लगता था प्रिया उनके साथ बचपन से है और उनकी संस्कार और फैमिली में सारा प्यार उसे मिला है, इसलिए वो हमेशा प्रिया को ईशानी से बेहतर मानती थी। प्रिया ईशानी ने से बहुत अच्छी थी, बचपन से फैमिली में रहने की वजह से वो बहुत वेल मैनर्ड और एलिगेंट थी, जैसा कि आरती जी को पसंद था। पर अब ईशानी को ऐसे किसी और को आपने मानते देख पता नहीं क्यों उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुकेत जी का भी यही हाल था। उन्होंने ईशानी को अपनी बेटी कभी नहीं माना था क्योंकि उनकी नजरों में प्रिया उनकी प्यारी बेटी थी जिसे उन्होंने बचपन से प्यार से बड़ा किया था और प्रोटेक्ट किया था। पर आज इंडिया की 3 सबसे बड़ी फैमिली ईशानी को अपनी बेटी मान रही थी और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब उसके साथ खड़े हैं। अगर वो ईशानी से प्यार करते और प्रोटेक्ट करते तो आज ईशानी शायद ऐसी नहीं होती और शायद बात कुछ अलग होती। ईशानी अब वहां कोई ड्रामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, दादाजी दादी माँ, मैं भाई के साथ बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप मेरी चिंता मत करना। ईशानी की बात सुनकर दादा दादी स्माइल करके हाँ बोल देते हैं। तभी वेद उनके पास आकर उन्हें नमस्ते करता है। तभी जैकी भी उनके पास आ जाता है और दांत चमकाते हुए उनके पैर छूकर बोलता है, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी इस चार्मिंग और हैंडसम फेस के साथ 1-2 गर्लफ्रेंड बना सकूं। उसकी बात सुनकर दादा दादी को हंसी आ जाती है, बाकी सभी को भी हंसी आ रही थी। नकुल तो उसकी इस बचकानी बात से इरिटेट हो गया था। तभी ईशानी अपनी रौबदार आवाज में बोली, भाई चलिए हम चलते हैं, जैकी को आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। वेद और नकुल भी उसके साथ ही चले जाते हैं। उसकी बात सुनकर जैकी, जो अब तक दादा दादी के पैरों में झुका हुआ था, वो जल्दी में उठा और बोला, मैं बाद में आशीर्वाद ले लूंगा। इतना कहकर वो बाहर की तरफ भाग गया। उसे डर था कि कहीं सच में ईशानी उसे छोड़कर चली ना जाए। वहीं उन चारों के जाने के बाद भी वहां सन्नाटा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले सकते। मन में अलग अलग बातें चल रही थी। जहां सुकेत जी और आरती जी के मन में थोड़ी गिल्ट थी, वहीं चारों भाइयों के दिल में भी थोड़ा दर्द था। वहीं महाजन फैमिली के सभी लोग शौक थे और ईशानी के बदले प्रिया को चुनने का अब उन्हें थोड़ा पछताना हो रहा था। अगर प्रिया के बदले ईशानी उनकी घर की बहू होती तो वो सहगल फैमिली की गुड बुक में जाते। सहगल फैमिली के लिए ईशानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका फायदा उन्हें भी मिलता, उनकी रुतबा और बिजनेस में इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता। राहुल के मन भी थोड़ा पछतावा हो रहा था। ईशानी की खूबसूरती के आगे प्रिया बिल्कुल फीकी थी, पर प्रिया मेहरा फैमिली की प्रिंसेस थी, जिसलिए उसने उसे चुना था। पर ईशानी तो सहगल फैमिली की चहेती है, जो फैमिली महाजन और मेहरा फैमिली डेसे सो फैमिली को आराम से खरीद सकते हैं। अगर वो प्रिया के बदले ईशानी से शादी कर लेता तो उनका फैमिली बिजनेस रातों रात आसमानों की ऊंचाइयां तक पहुंच जाती।
ईशानी की खूबसूरती तो उसकी आंखों में दे से बस गई थी। उसने अपने पास खड़ी प्रिया को देखा जो ईशानी के आसपास भी नहीं थी, ना ही खूबसूरती में और न ही इन्फ्लुएंस में। उसने मन ही मन डिसाइड किया वो ईशानी को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर एक बार ईशानी उसके प्यार में पड़ गई तो वो प्रिया को अपनी जिंदगी से उसी वक्त निकालकर बाहर फेंक देगा। पर उसे कौन बताए उसका ये दिवा स्वप्न कभी सच नहीं होगा। ईशानी ऑलरेडी मोक्ष नाम की डेविल की दिल है, और अगर इस वक्त मोक्ष यहाँ होता और राहुल के मन में चल रहे ख्याल को जान जाता तो अब तक वो राहुल को काटकर चिलकों को खिला चुका होता। टीयर्स ऑफ जॉय CH30 सवाल जवाब और मोक्ष और ईशानी की किस। सभी अब तक शौक में थे। तभी निर्मल सेठी ने कहा, भाई साहब आपने तो कभी बताया नहीं कि ईशानी और सहगल फैमिली के बीच इतना गहरा रिश्ता है। उनकी बात सुनकर सब अपने होश में आए। वही सुकेत जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि उन्हें तो ईशानी और सहगल फैमिली के बीच रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बात को बदलते हुए बोला, वो ईशानी अभी घर आई है इसलिए हमने इस बारे में ज्यादा नहीं पूछा। आप बैठिए, हमें आगे एंगेजमेंट के बारे में भी बात करनी है। वही निर्मल सेठी की नजर अपने बेटे पर थी जो अब भी बाहर की तरफ देख रहा था। उन्होंने सोहन को ईशानी को देखते हुए देखा। वैसे भी निर्मल जी और उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्हें ना तो ज्यादा लालच था ना ही चाह। अगर उनका बेटा ईशानी को पसंद करता है और ईशानी भी मान जाएगी तो वो उन दोनों की शादी करवा देंगे। कुछ देर बाद महाजन फैमिली और सेठी फैमिली मेहरा मेंशन से चले गए। अब हॉल में सिर्फ मेहरा फैमिली ही मौजूद थे। सुकेत जी रविकांत जी और प्रभा जी की तरफ देखकर बोले, माँ पापा क्या आपको भी पहले से पता था सहगल फैमिली और ईशानी के रिश्ते के बारे में। उनकी बात सुनकर रविकांत उन्हें देखते हुए बोले, नहीं हमें इस बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो भी हम तुम सबको इस बारे में नहीं बताते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा, आपको नहीं लगता हमें भी ईशानी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए? आरती जी ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा। उनकी बात सुनकर दादी माँ ने आराम से टोंट मारते हुए बोली, क्यों तुम सबको मेरी पोती के बारे में क्यों जानना है? शायद तुम सब भूल गए हो, ये तुम सब ही थे जिन्होंने उसे अपनाने मना कर दिया था। वो तुम सब ही थे जो मेरी प्यारी सी बच्ची को हर वक्त दर्द देते थे। ये तुम सभी थे जिन्होंने मेरी बच्ची को छोड़कर अपनी गोद ली हुई कचरे को प्यार करते थे। अरे तुम सबने तो उस पर एक बार भरोसा भी नहीं किया। अच्छा हुआ को मेरी ईशानी यहाँ से चली गई। आज उसके पास रिश्तों की कमी नहीं है, और जब वो उन सबके साथ खुश है तो तुम लोगों को उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर दादी माँ और दादाजी अपने रूम की तरफ चले गए। वही फैमिली में सभी उनकी बातों से सुन पड़ चुके थे। सबको रिग्रेट के साथ साथ थोड़ा दुख भी हो रहा था। वही प्रिया तो गुस्से में अपनी मुठिया कस रही थी। वो इस घर की प्रिंसेस थी, पर आज ईशानी की वजह से उसे दादी माँ ने कचरा कहा, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशानी के लिए उसकी दिल में को गुस्सा और नफरत थी, वो पल पल और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसने अपनी नफरत को दबाया और मासूम शकल बनाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मोम डैड और भाइयों की तरफ देखने लगी। उसे लगा सबसे कंसर्न रहेंगे, पर किसी ने भी उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने रूम की तरफ चले गए। प्रिया बस देखती रह गई। गुस्से में उसकी नाखून उसकी स्किन में घुस रहे थे। उसने पैर पटकते हुए उस तरफ देखा जहां इसके पेरेंट्स जा रहे थे, फिर अपनी रूम की तरफ चली गई। वही दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में जहां हर तरफ शोर शराबा था, वहां पर ज्यादातर हाई सोसाइटी के लोग भरे हुए थे। वही कोने की एक टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे। कोई और नहीं ईशानी, वेद, जैकी और नकुल थे। सभी लड़कों की नजरें ईशानी पर थी। ईशानी की खूबसूरती सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, पर उसकी कोल्ड और की वजह से कोई उनके पास नहीं आ रहा था। ऊपर से जैकी बार बार ईशानी के सामने इधर उधर हो रहा था ताकि कोई भी ईशानी को देख ना पाए, क्योंकि वो सबको अपनी बोस की तरफ देखता पाकर चिढ़ रहा था। वही वेद उसके पास चिपका हुआ बैठा था। आज वो एक पल के लिए भी ईशानी के पास से दूर नहीं हो रहा था। वही नकुल उन दोनों नमूनों को देख रहा था जो ईशानी से ऐसे चिपके हुए थे जैसे ईशानी कोई छोटी बच्ची है और वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नकुल जनता था वेद ईशानी के पास ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि निखिल सहगल ने वेद को ईशानी के ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। वही उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। रूम में 5 इंसान मौजूद थे। ये 5 लोग मोक्ष, वरुण, तेजस, नमन और मोक्ष की सिक्योरिटी हेड राघव थे। मोक्ष ग्लास डोर से बाहर एक ही दिशा में देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त दे से आग उगल रही थी। रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। ये शांत रूम इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। सब मोक्ष को ही देख रहे थे जो इस वक्त बहुत गुस्से में बाहर देख रहा था, जहां ईशानी, नकुल, जैकी और वेद बैठे थे। अरे यार बस कर, यहीं से घूर घूर कर मार डालेगा क्या? तेजस से अब और ये साइलेंस बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मोक्ष को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने घूरकर उसे देखा और फिर से ईशानी की दिशा में देखने लगा। इस वक्त मोक्ष का डार्क ऑरा पूरे रूम में फैल रहा था। ईशानी के आसपास उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं था। उसका मन कर रहा था जैकी और वेद को अभी इसी वक्त मार डाले। अगर उसका बस चलता तो वो अब तक ये भी कर चुका होता। नकुल को वो अच्छे से जानता था क्योंकि नकुल ईशानी की असिस्टेंट था, पर बाकी दोनों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खासकर वेद के ऊपर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वेद ईशानी से चिपका हुआ बैठा था। तभी तेज ने वरुण से कहा, क्यों न हम भाभी से ही जाकर पूछ ले कि वो लोग कौन है, नहीं तो ये ऐसे ही घूरता रहेगा। तभी मोक्ष ने देखा ईशानी अपनी सीट से उठ गई, पर उसके साथ बैठा लड़का भी उठ गया तो ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी डॉल को छूने की। वही ईशानी जो वॉशरूम के बहाने उठकर जा रही थी, जब उसने वेद को भी अपने साथ खड़ा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। भाई मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, ईशानी ने वेद को समझाते हुए कहा। मोक्ष तो ईशानी के पीछे ही जाना चाहता था, पर ईशानी को चिढ़ते हुए देख उसे वहीं बैठकर इंतजार करना सही लगा। अगर ईशानी गुस्सा होकर चली गई तो वो ईशानी के ऊपर अच्छे से नजर नहीं रख पाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके दादाजी और डैड मिलकर उसे बिना साबुन पानी के धो देंगे। जब अंदर मोक्ष ने देखा ईशानी अकेली जा रही है तो वो भी उठकर रूम से बाहर चला गया। वरुण, तेजस, नमन और राघव ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप बैठ गए। मोक्ष को गुस्से में देखकर उन्हें पता था मोक्ष जरूर ईशानी के पीछे गया है। वही ईशानी ने वॉशरूम में जाकर अपने वॉच में एक बॉटम को प्रेस किया तो वो वॉच के आगे एक आईपैड साइज का स्क्रीन दिखने लगा। ईशानी ने कुछ मैसेज टाइप किया, फिर सेंड करने के बाद उस स्क्रीन पर एक लोकेशन शो होने लगा। उस लोकेशन को देखकर ईशानी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त ईशानी की स्माइल इतनी खतरनाक थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाता। फिर ईशानी ने वॉच के साइड बॉटम को प्रेस कर दिया तो स्क्रीन गायब हो गई। अब वो वॉच फिर से पहले की तरह एक नॉर्मल वॉच की तरह दिखने लगा। ईशानी फिर वॉशरूम से बाहर चली गई। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी किसी ने ईशानी की हाथ पकड़कर साइड में खींच लिया। ईशानी को पहले ही एहसास हो गया था कि कोने में कोई है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब ईशानी को एक जानी पहचानी खुशबू और छुअन का एहसास हुआ तो ईशानी ने ऊपर देखा, जहां मोक्ष उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था।
वही मोक्ष जो गुस्से में थे, जैसे ही उसकी आंखें ईशानी की आंखों से मिली तो दोनों जैसे एक दूसरे के आंखों में खो गए। पर तभी मोक्ष को ईशानी और वेद की करीबी याद आ गई तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसने ईशानी को कमर से कस के पकड़ लिया और एक हाथ ईशानी के सिर के पीछे ले गया और ईशानी की होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और उसे शिद्दत के साथ चूमने लगा। ईशानी जो मोक्ष की आंखों में खो गई थी, मोक्ष का उसे ऐसे किस करने से वो होश में आई। वो इतनी स्ट्रांग थी कि एक झटके में मोक्ष से खुद को छुड़ा सकती थी, पर पता नहीं क्यों वो मोक्ष को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। ये उसकी दूसरी किस थी, पर उसे मोक्ष की किस से वही एहसास, वही प्यार भरा स्पर्श महसूस हो रहा था जो उसे 2 साल पहले हुआ था। वो मोक्ष की इस किस में खोती जा रही थी। ईशानी की हाथ अपने आप मोक्ष की बलों में चलने लगे, उसकी आंखें बंद हो गई और वो भी मोक्ष को धीरे धीरे रिस्पॉन्स देने लगी। CH-31 मोक्ष और ईशानी का प्यार। सब शौक में मोक्ष वाइल्डली ईशानी को किस कर रहा था। 15 मिनट बाद जब ईशानी को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी तो मोक्ष ना चाहते हुए भी ईशानी को छोड़ दिया। ईशानी गहरी गहरी सांसें ले रही, मोक्ष की नजर अब भी ईशानी पर ही थी। जब उसकी नजर ईशानी की ऊपर नीचे हो रही सीने पर गई तो उसका गला सूखने लगा। उसका मन कर रहा था अभी फिर से ईशानी को किस कर और उसे अपना बना ले। जब ईशानी की नजर मोक्ष की नजर पर तो उसने उसकी नजर का पीछा किया। जब उसने मोक्ष की नजर कहां पर है देखा तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म की वजह से लाल हो गया। मोक्ष ने खुद को मुश्किल से कंट्रोल किया और ईशानी की तरफ देखा जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इस वक्त वो बिल्कुल पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। उसे गुस्से और शर्म से लाल होता हुआ देखकर मोक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने ईशानी को अपने गले लगा लिया और उसकी बलों में हाथ फेरकर उसे शांत करने लगा। ईशानी की शरीर की भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रहा था। इस खुशबू को वो कभी नहीं भूल सकता जो उसे पूरी तरह से अपनी कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता था। उसने आपन सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और ईशानी की गर्दन पर आपने होठ रख दिया। उसकी इस हरकत पर ईशानी के अंदर सिरहन सी दौड़ गई। उसकी सांसें जो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी अब फिर से भारी होने लगी। वो चाहकर भी मोक्ष को रोक नहीं पा रही थी। मोक्ष की करीबी से वो हमेशा मदहोश हो जाती थी। मोक्ष अब धीरे धीरे ईशानी की गर्दन को चूमने लगा। चूमते हुए उसने ईशानी की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। मोक्ष का ऐसे अचानक बाइट करने से ईशानी की हल्की चीख निकल गई। ईशानी अपनी मदहोशी से बाहर आकर मोक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, लिव मी। मोक्ष ने ईशानी को और भी ज्यादा टाइटली हग कर लिया और उसके बालों को स्निफ करते हुए ईशानी की खुशबू को अपने अंदर समाते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, शुश डोंट मूव बेबी डॉल, वरना मैं अपनी कंट्रोल खो दूंगा। और ये तुम्हारी पनिशमेंट थी किसी और लड़के की इतने पास जाने की। और आगे से याद रखना अगर तुम दोबारा मुझे किसी और की इतना करीब दिखी तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूंगा बेबी डॉल। तुम सिर्फ मेरी हो बेबी डॉल, सिर्फ मेरी। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की दोनों गालों पर अपना हाथ रख दिया और अपने माथे को ईशानी के माथे से जोड़ लिया। वही ईशानी तो मोक्ष की बातें सुनकर मोक्ष को देखती रह गई। उसकी कानों में बार बार एक ही वर्ड गूंज रहा था, बेबी डॉल। मोक्ष की बातों में उसके लिए प्यार, पागलपन, जुनूनियत सब नजर आ रहा था। ईशानी की नजर मोक्ष की आंखों पर थी जो इस वक्त बंद थी और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने मोक्ष को टाइटली हग कर लिया। खुद पर ईशानी की पकड़ महसूस करके मोक्ष की होठों पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। खुद को शांत करके दोनों एक दूसरे से अलग हुए पर अब भी मोक्ष का हाथ ईशानी की कमर पर था। उसने ईशानी की आंखों में देखा और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल। इस वक्त मोक्ष की आंखों में एक चमक थी। ईशानी उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे पहचान गए थे ना, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होंठों पर एक स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए बोला, मैं पहले अपनी बेबी डॉल का दिल जीतना चाहता था, पर आज तुम्हें उस लड़के के साथ देख इतना कहकर वो रुक गया। उसके आंखों के सामने फिर से वेद और ईशानी की करीबी आ गई तो गुस्से में उसकी पकड़ ईशानी पर कस गई। अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है, ईशानी ने डेविल स्माइल करते हुए बोला। हाँ मुझे हो रही है जलन, मेरे सीने में आग लगी हुई है, मन कर रहा है उस लड़के को अभी मार डालूं। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। जब मोक्ष की नजर ईशानी पर गई तो वो चुप हो गया। तभी ईशानी बोली, वो मेरा भाई है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर कि उसके साथ बेटा लड़का ईशानी का भाई है, मोक्ष के दिल में खुशी की लहर सी उठी। फिर भी उसने गंभीर भाव से बोला, चाहे कोई भी तुम किसी लड़के के इतना क्लोज नहीं जा सकती। मोक्ष की बातें सुनकर ईशानी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो देख सकती थी मोक्ष उसके लिए कितना पॉसेसिव है। उसने मोक्ष को देखते हुए हंसते हुए बोली, रिलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं है जो वो मेरे पास आए। वही मोक्ष तो ईशानी की स्माइल में जैसे खोसा गया था। उसने ईशानी को उससे मिलने बाद से कभी ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़कर प्राइवेट रूम की तरफ चले गए। ईशानी ने मैसेज करके वेद को प्राइवेट रूम नंबर बताकर रूम में आने को बोल दिया। जैसे ही मोक्ष और ईशानी दोनों प्राइवेट रूम में एंटर हुए, वरुण, तेजस, नमन और राघव चारों की नजर उन दोनों पर टिक गई जो एक दूसरे की हाथ पकड़कर आ रहे थे। उन दोनों को ऐसे साथ में हाथ पकड़कर आता देख चारों को जैसे शौक लग गया था। अभी कुछ देर पहले तो ये गुस्से में तमतमाते हुए रूम से गया था जैसे आज ही किसी का मर्डर करके आने वाला हो, पर ये क्या यूं तो आराम से ईशानी भाई का हाथ पकड़कर आ रहा है। सब यही सोच रहे थे। चारों ने एक दूसरे को देखा पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने अपने फेस पर एक स्माइल चिपका लिया। हाय मिस ईशानी, मैं आपको याद तो हूं ना, हम सुबह मोक्ष के ऑफिस में मिले थे। इतना रहकर तेजस ने ईशानी तरफ हाथ बढ़ाया। मोक्ष ने जल्दी से ईशानी को दूसरे साइड कर दिया और घूरकर तेजस की हाथों को देखने लगा जैसे तेजस कोई वायरस है और ईशानी को छूने से फैल जाएगी। मोक्ष की इस हरकत से सबको हंसी आ गई। सबको अपने ऊपर हंसता देख तेजस ने चिढ़ते हुए बोला, यार मैं सिर्फ हाथ मिला रहा था भाभी से, इसने इतना जलने की क्या बात है। फिर सबको देखते हुए गुस्से से मन ही मन बोला, हंसलो जितना हंसना है। अगर मैंने दादी माँ और आंटी से सबको डांटना पड़वाई ना तो मेरा नाम तेजस सबरवाल नहीं। फिर वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। मोक्ष ने बोलली सबको इग्नोर कर दिया और ईशानी के हाथ को पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गया और ईशानी को हक कर लिया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्या ये मोक्ष ही है ना। नमन और राघव तो अपने राक्षस बॉस को ऐसे देखकर हैरान थे। क्या उनका बॉस सबके सामने अपने प्यार का शो ऑफ कर रहे हैं। वरुण और तेजस तो मन ही मन सोच रहे थे, इसने इतनी जल्दी भाभी से अपना प्यार का इजहार कर दिया क्या। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने अपना सिर नामे हिला दिया। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और वेद, जैकी और नकुल रूम के अंदर आ गए। पर अंदर का नजारा देख उन तीनों को भी एक बड़ा झटका लगा। तीनों को तो लगा था इस रूम में सिर्फ ईशानी ही होगी, पर यहाँ का नजारा तो बिल्कुल अलग था। नकुल मन ही मन सोच रहा था, है भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ बॉस, वो भी मिस्टर मोक्ष के साथ। ये मेरी डेविल बहन ही है ना, कोई लड़का कैसे उसे गले लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, गले लगाने के बाद भी वो लड़का सही सलामत कैसे बच गया।
जैकी का मुंह तो रोने जैसा हो गया था। क्या उसके बॉस ने उसे बिना बताए किसी लड़के को आपने लिए चुन लिया? ये तो उसका हक था, वो खुद ईशानी के लिए अपने पसंद का लड़का चुनता। तभी ईशानी की आवाज आई, अंदर आओ, ऐसे स्टैच्यू की तरह क्यों खड़े हो तुम लोग? ईशानी की बात सुनकर तीनों लोग होश में आए। तेजस, वरुण और नमन के पास जाकर धीरे से बोला, क्या ये लोग भी हमारी तरह शौक में है? मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर उसकी बात सुनकर दोनों ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहते हो, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? तीनों उन सबके पास आ गए। वेद मोक्ष को गौर से देख रहा था। तब उसे याद आया कि ये तो मोक्ष राजवंश है। क्या उसकी प्यारी बहन अब मोक्ष राजवंश के साथ है? उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? CH-32 गुस्सा, प्यार भरा पल। जैकी मोक्ष की तरफ देखकर गुस्से से बोला, हे यू, मेरे बॉस से दूर हटो, तुम उन्हें ऐसे नहीं पकड़ सकते। भले ही मोक्ष किसी ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम था, पर सिर्फ हैंडसम होना तो काफी नहीं है ना। उसकी बॉस हर फील्ड में टॉप पर थी। वो एक क्वीन की तरह थी जिसे लोग बस दूर से ही एडमायर कर सकते थे। वो अपने बॉस के लिए परफेक्ट लड़का चाहता जो उनकी स्टैंडर्ड से मैच होता, बिल्कुल उसकी बॉस की तरह। पैसा, पावर, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ खूबसूरत चेहरा होने का क्या फायदा? अगर उसके बॉस को हैंडसम लड़का चाहिए तो वो ऐसा लड़का ढूंढेगा जो हैंडसम के साथ साथ पैसे और पावर में भी उसकी बॉस के बराबर हो। मोक्ष, जो अब तक चुपचाप बैठकर प्यार से अपनी बेबी डॉल को निहार रहा था, जैसे ही उसने जैकी की बात सुना तो उसका ऑरा एकदम से डार्क हो गया। पूरे रूम में जैसे एक दबाव बन गया था। वरुण, तेजस, जो जैकी को दया भरी नजरों से देख रहे थे, बेचारा बच्चा, अनजाने में ही उसने शैतान को जगा दिया। अब पता नहीं ये शैतान क्या करेगा। बाकी सब भी मोक्ष से आती हुई डार्क और खतरनाक ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। मोक्ष ने अपनी कोल्ड आंखें जैकी की तरफ घुला ली। मोक्ष की खतरनाक नजरें खुद पर पाकर जैकी का तो गला ही सूख गया। ईशानी के साथ रहकर उसने बहुत सारी माफिया को देखा था, पर मोक्ष जैसा खतरनाक ऑरा उसने किसी के पास भी महसूस नहीं किया था। वेद और नकुल भी मोक्ष को गुस्से में देख पा रहे थे। ईशानी ने जब देखा कि मोक्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है तो उसने जेंटली मोक्ष की हाथों को थाम लिया और उसकी हथेलियों को सहलाने लगी। ईशानी की छुअन महसूस करके मोक्ष ने जैकी के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली और ईशानी की तरफ देखने लगा। ईशानी की खूबसूरत ग्रे आंखों में देखने के बाद मोक्ष धीरे धीरे शांत होने लगा। वही मोक्ष को शांत होता देख सबने एक राहत की सांस लिया। जैकी की जान में जैसे दोबारा जान वापस आ गई, वरना मोक्ष की खतरनाक नजरों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष उसे नजरों से ही जलाकर मार डालेगा। फिर उसने अपनी बॉस की तरफ देखा और मासूम चेहरा बनाकर बोला, बॉस, क्या आपने देखा ये मुझे कैसे घूर रहे थे? क्या आप अपने छोटे से भाई को ऐसे किसी को परेशान करते हुए देख सकते हैं? वही नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया और मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए ये पिद्दी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। आपने मुझे बिना बताए बॉयफ्रेंड बना लिया। क्या आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं तो खुद ही आपके लिए लड़का ढूंढना चाहता था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर नामे हिला दिया। नकुल ने जैकी को अपने पास खींचकर बैठा दिया। उसके ऐसे खींचने से जैकी चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? मैं बॉस से बात कर रहा था ना। पर जब उसकी नजर मोक्ष की तरफ गई तो वो एकदम से चुप हो गया, क्योंकि मोक्ष उसे गुस्से से घूर रहा था। सबको जैकी को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। वरुण, तेजस, नमन, राघव भी जैकी को आंखें फाड़े देख रहे थे कि इस बच्चे में कितनी हिम्मत है जो ये डेविल के सामने ऐसी बातें कर रहा है। तभी जैकी, जो अब तक निडर होकर सवाल कर रहा था, उसने एक झूठी स्माइल के साथ मोक्ष की तरफ देखकर बोला, जीजा जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे आप दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था ना। मेरी बॉस हर चीज में इनक्रेडिबल है, इसलिए मैं तो बस देखना चाहता था कि आप बॉस के लिए कैपेबल है या नहीं। पर आप तो सबसे बेस्ट है, आज से आप ही मेरे जीजा जी हो, मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर सब शॉक हो गए। इस लड़के ने तो कितनी जल्दी अपना रंग बदल दिया। थोड़ी देर पहले तो ये मोक्ष को गुस्से दूर होने को कह रहा था और अब थोड़ी ही देर में इसने मोक्ष को जीजा भी बना दिया। ईशानी जानती थी जैकी कितने बड़ा ड्रीम्सबाज है, इसलिए उसने अपना सिर नामे हिला दिया। वही नकुल भी जानता था ये पिद्दी जैकी एक नंबर का नौटंकीबाज है। वही उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से जीजा सुनकर मोक्ष के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। तभी वेद, जो अब तक चुप था, वो बोल पड़ा, इशू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मोक्ष राजवंश को डेट कर रही है? उसके मुंह से अपनी बेबी डॉल के लिए इशू ढूंढ कर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये लड़का उसकी बेबी डॉल का भाई था। ईशानी ने मोक्ष को देखा जो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर वेद की तरफ देखकर बोली, भाई, हम दोनों अभी साथ में हैं। उसकी बात सुनकर वेद का मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब क्या? अगर वो अपनी बहन को नहीं पूछता तो क्या वो कभी उसको बताती ही नहीं कि वो दोनों साथ में है? तभी वेद ने खुद को इंट्रोड्यूस करके बोला, हेलो मिस्टर राजवंश, मैं वेद सहगल हूँ, ईशानी का भाई। आई होप आप मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर मैं बहन को कोई परेशानी या तकलीफ हुई तो आपको इस वेद सहगल का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त वेद की टोन बिल्कुल सीरियस हो गई थी। वो सिर्फ ईशानी के आगे बच्चा बन जाता था, पर दुनिया के सामने वो एक सीरियस और कोल्ड पसंद था। वो मेरी है, मैं उसकी अच्छे से ख्याल रखूंगा। मोक्ष ने बिना झिझक के जवाब दिया। इस वक्त भी उसकी आंखें ईशानी पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों में ईशानी के लिए प्यार और जुनून साफ नजर आ रहा था। मोक्ष की बातों से वेद थोड़ा सेटिस्फाई हो गया था। वो अपनी प्यारी बहन को किसी गलत हाथ में जाते नहीं देख सकता था। पर मोक्ष की आंखों में ईशानी ने लिए प्यार साफ दिख रहा था, जिस वजह से वेद थोड़ा रिलैक्स हो गया। तभी वरुण बोला, क्या आप सहगल फैमिली के बेटे हो? उसकी बात सुनकर वेद ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सब हैरान थे, तेजस, नमन, राघव भी। उन्होंने नहीं सोचा था कि सहगल फैमिली का बेटा ईशानी का भाई है। सहगल फैमिली से ज्यादातर मेंबर आर्मी में रह चुके हैं, जिस वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है। मोक्ष को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वेद सहगल फैमिली का इकलौता बेटा है। क्योंकि ईशानी के वेद के साथ देखते ही उसने किसी को वेद की इन्फॉर्मेशन देने को बोल दिया था, जिसने 5 मिनट में ही वेद का इन्फॉर्मेशन मोक्ष को दे दिया था। पर वो ईशानी के साथ उसका क्या रिलेशन है ये नहीं जानता था। पर जब उसे पता चल गई और ईशानी ने बोल दिया कि वेद उसका भाई है तो मोक्ष शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वेटर सबके लिए खाना लेकर आ गए। मोक्ष ने सारा खाना ईशानी की पसंद के हिसाब से ऑर्डर कर दिया था, जिस वजह से सब मोक्ष को घूर रहे थे। अगर इसे अपना प्यार दिखाना है तो ये सिर्फ अपने और भाभी के लिए उनकी पसंद के हिसाब से मंगवाता। सबके लिए ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? तेजस मन ही मन सोच रहा था। मोक्ष खुद ही अपने हाथों से ईशानी को खाना सर्व कर रहा था। मोक्ष की इतनी लविंग नेचर को देखकर तो सबको एक और झटका लगा। सब जानते थे मोक्ष कितना एरोगेंट और डेंजरस है। बिजनेस वर्ल्ड में तो सब मोक्ष को क्रूएल और शैतान के नाम से जानते थे, जिसे एक भी गलती बर्दाश्त नहीं है। को किसी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, पर यहाँ तो वो ईशानी को किसी बच्चे की तरह पैम्पर कर रहा था।
सब खा रहे थे, भी मोक्ष रह रहकर ईशानी को कुछ न कुछ होती हाथों से खिला रहा था और खुद भी ईशानी के प्लेट से और इसके हाथों से खाना खा रहा था। उनका ये प्यार भरा डिस्प्ले वहां बैठा हर कोई आपने आंखें फाड़े देख रहा था। आज तो मोक्ष उन्हें हॉट अटैक देकर ही मानेगा, पर उन सब की रिएक्शन का मोक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो सब हवा हो। तभी ईशानी की नजर ग्लास डोर से बाहर गई जहां से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर ईशानी की आंखों में शैतानी चमक आ गई। CH-33 वुल्फ गैंग गुस्सा। ईशानी फिर से क्लब में। जब मोक्ष ने ईशानी की नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि वहां से वुल्फ गैंग के कुछ मेंबर एंटर कर रहे थे। तभी नकुल की नजर भी बाहर से आ रहे लोगों पर गई तो वो ईशानी को देखने लगा, फिर वेद को देख जो चुप था और उसका नजर भी